ठीक है, स्टार्ट करती हूँ अपने इसी पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ मैं। प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव एंड प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। हमें लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव देखना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आपके फॉरेस्ट में एक ऐसा ट्री जो है कोई भी ट्री है जो काफी नंबर में प्रेजेंट है और उससे कोई प्रोडक्ट निकला है जिससे या तो कोई मेडिसिन बना रही है या वो किसी थेरेपी में यूज हो रहा है या वो किसी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, पेपर बनाने में यूज हो रहा है, गम बनाने में यूज हो रहा है, किसी के लिए भी उसका यूज हमें रिसेंटली पता चला, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो आपका फर्स्ट स्टेप वहां पे क्या होगा कि वो सारे के सारे, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो उसका प्राइस भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मिलेगा। तो वहां पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि सारे के सारे ट्रीज बेच दिए जाएं या नहीं? क्या स्टेप होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और वो क्यों होना चाहिए? दीप्ति रंजन है, भरत है? यस मैम। हाँ बेटा, आंसर करो, क्या होना चाहिए आपका फर्स्ट स्टेप? बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है उस चीज का, तो होना क्या चाहिए? आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कुछ रीजनेबल या कुछ कम देना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैम एक लिमिटेड अमाउंट में देना चाहिए। हाँ, देखो आपको पहले ये भी सोचना है कि कोई भी ट्री है, कोई प्लांट है, वो आपके वहां का जो इकोसिस्टम है उसकी एक फूड चेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके ऊपर बहुत सारे ट्रीज हैं जिनका हैबिटेट उसके ऊपर है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो उसके ऊपर डायरेक्टली एज ए पैरासाइट डिपेंडेंट है, एज ए फूड डिपेंडेंट है, तो उसके जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ बेनिफिट उसका है, वेल एंड गुड, लेकिन होना क्या चाहिए? अगर आपके उस एरिया में, देखो फॉरेस्ट में है तो आप तो परमिट कर ही नहीं सकते पहली बात कि उसको लेके जाएं या नहीं लेके जाएं। आपका जो एरिया, मान लो जहां आप रहते हो उस एरिया में भी वो बहुत ज्यादा है, आपकी जमीन है, वो आपका है, आपकी लैंड है, उसमें भी वो ट्रीज बहुत ज्यादा नंबर्स में है, वहां पे आपका कंट्रोल है, तो वो उसके आपके अंडर कंट्रोल है, आप उसको देते हो नहीं देते हो, या आप लिमिटेड अमाउंट में देते हो उसको। तो वो अगर हम सारे ही ट्रीज कटवा देते हैं कि देखो बाद में तो इनका प्राइस डाउन आ जाएगा, तो वो क्या है? दैट इज शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म गेन्स। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव क्या है? ऐसा ना हो कि इस प्लांट को टोटली वहां से खत्म कर दिया जाए और एक फूड चेन बीच में ही बहुत सारी फूड चेन जो वहां पे डिस्टर्ब हो जाए, जिससे वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। वो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है कि आप इतना नंबर तो वहां पे रखें ताकि वो उस इकोसिस्टम है उसको प्रॉपरली वो अपना जो रोल है वो ट्री उसको प्ले कर पाए उस इकोसिस्टम में। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है जो आजकल हो रही है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, देयर शुड बी इक्विटेबल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है? अगर आपको मान लो नेचुरल रिसोर्स कहीं पे मिला, मान लो कोयल माइंस कहीं पे मिली हैं, या किसी और मिनरल्स की जो है हमें कहीं पे पता चला है, या हमें किसी और माइंस का पता चला है, तो मान लो कि वो जो है एरिया है वो उसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना चाहे, या जिनके अंडर वो आता है वही उसको ज्यादा यूटिलाइज करें, तो ये गलत होगा। क्योंकि अगर एक नेचुरल रिसोर्स मिलता है वो पूरी कंट्री का नेचुरल रिसोर्स है, तो ऑब्वियसली सभी की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। जैसे कोई वाटर रिसोर्स है, अंडरग्राउंड वाटर का पता चलता है किसी एरिया में कि बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर है, तो ऐसा नहीं है वो पर्टिकुलर एरिया ही उसको यूज करे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए ताकि वो कंट्री का रिसोर्स है। आजकल आप देखते हैं बहुत सारी जो है रिवर्स, बहुत सारी कैनाल्स, बहुत सारे ऐसे वाटर रिसोर्सेज है जिनके ऊपर बहुत सारी ऐसी जो है चलते रहते हैं, जो है इश्यूज चलते रहते हैं बहुत ज्यादा, तो वो इसी वजह से होते हैं। ये गलत है क्योंकि कोई रिसोर्स भी है वो नेशन का रिसोर्स होता है, और नेशन का जो है हर एक जो स्टेट है उसको यूटिलाइज करने का, उसको जो है यूटिलाइज उसको करना चाहिए, उसको भी उसका पार्ट मिलना चाहिए, उसका भी हक होता है उस रिसोर्स के ऊपर। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इफ सम ट्रीज आर कट। हाँ, मिनिमाइज। अब मान लो मिनिमाइज द लॉस कैसे कर सकते हैं?
मान लो जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी दिया कि मान लो उसे मेडिसिन मिल रही थी और उस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है, ऑब्वियसली पेड़ काटे जाएंगे फॉरेस्ट में से, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। फॉरेस्ट पे आप मिनिमाइज कैसे करोगे, उसको काटने भी पड़ रहे हैं और मिनिमाइज भी करना है, तो वहां पे सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि जितने आप काट रहे हो उतने आप प्लांटिंग करो उस एरिया में। आपको उतनी ही प्लांटेशन भी करनी चाहिए, अगर आप काट रहे हो तो लगाओ, ताकि आने वाले कम से कम 10 सालों में वहां पे वो पेड़ दोबारा से जो है ग्रो हो पाए, वो रिसोर्स जो है दोबारा से रिप्लेनिश हो पाए। तो इस वजह से जो है हमें मैनेज करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हो नहीं पा रहे हैं। अगर नेचुरल सोर्स को वहां से यूज किया जा रहा है तो उसको लॉस नहीं हम कम कर पा रहे हैं, उसको सिर्फ रिमूव करते जा रहे हैं, दोबारा से रिप्लेनिश करने की नहीं सोची जा रही है। तो यहाँ तो था कि व्हाई डू वी नीड टू मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्स। अब आ जाता है नेक्स्ट। मैम बेटा बोलो। मैम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो जाएगा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखो बेटा, एक जैसे मान लो रिवर है, रिवर का जो वाटर है वो सभी जो है स्टेट, जैसे हम कह देते हैं कि एक स्टेट कहती है मैं दूसरे के साथ शेयर नहीं करूंगा, मेरा रिसोर्स है ये, तीसरे के साथ शेयर नहीं करूंगा। तो इतना तो शेयर करें कि थोड़ा बहुत बेनिफिट उस स्टेट को, नेक्स्ट स्टेट मान लो वहां पे वाटर की स्कार्सिटी है, वहां पे कमी है, तो उसको इतना तो शेयर कर देना चाहिए कैनाल्स के थ्रू कि वो भी अपना जो लाइफ है उसको प्रॉपर वे में, अपनी क्रॉपिंग है इनको भी वो प्रॉपर वे में कर पाए। अगर वहां पे उसको लॉस हो रहा है, अगर वाटर की कमी की वजह से लॉस हो रहा है, तो ओवर नहीं हो रहा है। क्योंकि बेटा आप जो भी यूज करते हैं, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर रेनिंग की फॉर्म में दोबारा से आपको मिल जाता है, और अगर आप यूज भी करते हो तब भी वो अंडरग्राउंड वाटर की लेवल में इवेपोरेशन होना एक सेपरेट फिनोमिना है। आप यूज भी करते हो, प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, आपको अपना बेनिफिट भी देखना है उसमें। क्योंकि मैंने वही कहा कि अगर आपको रिसोर्स यूज करना है बिल्कुल, हमें डेवलपमेंट करनी है तो करना भी पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो स्टेट्स बहुत सारी है बेटा, ऐसे बहुत सारी रिवर्स हैं जिनका जो वाटर है, आपने एसएस में पढ़ा होगा सभी बच्चों ने कि जो एक रिवर का वाटर कितनी सारी स्टेट्स जो है यूटिलाइज करती हैं, ऐसा ही है ना? यस मैम। हाँ, तो बहुत सारी रिवर्स के साथ आता है कि इसका पानी उस कैनाल के थ्रू वहां पे पहुंचा, वहां पे पहुंचा। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इसे ही कहा जाता है, ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल पाए। तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है, आपको पता है सभी को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है जिसमें नेचुरली बहुत ही वैरायटी ऑफ ट्रीज जो है नेचुरली ग्रो करते हैं। एक तो हम ग्रो करते हैं, उसको हम फॉरेस्ट नहीं कह सकते हैं। इट इज अ लार्ज लैंड एरिया विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली, जो वहां पे नेचुरली ग्रो करते हैं। आप बाद में प्लांटेशन करते हैं, एक सेपरेट मेथड है, लेकिन नेचुरली वहां पे ग्रो कर रहे हैं, वो उसको फॉरेस्ट कहते हैं। आजकल हम भी फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जो नेचर में है उस तरह के फॉरेस्ट हम डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचुरली एक दूसरे की चेन्स के साथ उनकी फॉर्मेशन हुई है। और वाइल्ड लाइफ क्या है? वो वाइल्ड एनिमल्स जो इस फॉरेस्ट एरिया में नेचुरली जो है, जो फॉरेस्ट एरिया जिनका हैबिटेट है, वो वहां की वाइल्ड लाइफ है। अब जो फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है जो हमें पहले से हमें मिली है, ये जो फॉरेस्ट है, ये वाइल्ड लाइफ है, ये हमने पिछली जनरेशन से इनहेरिट किया। हम ये कहते हैं कि उन्होंने हमें ये आगे पास ऑन किया है। तो ऑब्वियसली हमारा जो ये फर्ज बनता है कि हम उसको कंजर्व करें। तो कंजर्व कैसे किया जाता है फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट, आपने वर्ड सुना है स्टेक होल्डर? एसएस में वर्ड आया स्टेक होल्डर कभी? समरदीप, भरत, युक्ता, शालिनी, रिप्लाई करें बेटा, आपने कभी जो है स्टेक होल्डर वर्ड सुना है या नहीं सुना है? यस और नो? यस मैम। अच्छा,
सुना है तो आंसर करें, क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? सिंपल, डेफिनेशन नहीं पूछ रही हूँ मैं। जैसे कंपनी में वो शेयर होल्डर होते हैं वैसे ही। हेलो, हु इज देयर? बेटा अपना माइक्रोफोन जो है म्यूट करें सभी बच्चे, नहीं तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब स्टेक होल्डर किसे कहा जाता है? कोई भी पर्सन जो है किसी चीज के कंसर्न में हो, किसी चीज के साथ, किसी भी के साथ जो है वो कंसर्न हो, तो दैट इज नोन एज स्टेक होल्डर। That is in interest or concerned with something, that is known as stakeholder. A person that is in interest or concern with something. किसी भी चीज के साथ किसी का कोई इंटरेस्ट है, वो कंसर्न है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको उसका स्टेक होल्डर कहते हैं। तो स्टेक होल्डर एग्जांपल देती हूँ, जैसे स्टेक होल्डर्स होते हैं, हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल के स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? मैनेजमेंट स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स स्टेक होल्डर्स हैं, आप स्टेक होल्डर्स हो, आपके पेरेंट्स स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये सारी, या उस जो मैनेजमेंट होती है उनके अगर और कोई पार्टनर्स हैं तो वो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसर्न्ड हैं, वो सारे के सारे उसके स्टेक होल्डर्स हैं। और जो भी स्टेक होल्डर होता है, अगर हम किसी चीज की भी बात करते हैं, उसको कोई स्टेक होल्डर है तो वो उसको मैनेज करके रखता है। स्कूल को मैनेज करने में मैनेजमेंट का रोल है, टीचर्स का रोल है, स्टूडेंट्स का रोल है, एंड इवन पेरेंट्स का रोल है। तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर हुए। अगर प्रॉपरली मैनेज करना हो तो इन सभी को बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करना पड़ता है, तभी आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? द पीपल who live in or near the forest. Second, forest department. Third, industrialists. And fourth, wildlife एक्टिविस्ट्स। ये है स्टेक होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स हैं। क्या मीनिंग है इसका? स्टेक होल्डर्स हैं, कौन है? द पीपल हु लिव इन और नियर द फॉरेस्ट। ये वो लोग हैं जो फॉरेस्ट के नजदीक रहते हैं या फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। जैसे ट्राइबल्स होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, या फॉरेस्ट के नियर जो विलेजेस होते हैं वहां पे जो ट्राइबल्स रहते हैं, या कोई और विलेजेस में लोग रहते हैं, वो उसके स्टेक होल्डर हैं। तो स्टेक होल्डर कैसे मैनेज करता है? अब क्या रोल है? जो लोग किसी फॉरेस्ट एरिया के नजदीक रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं, उनका क्या रोल है? देखो, वो फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम कहें कि फूड के पर्पस के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए, उनके जो कैटल्स हैं या उनका जो डोमेस्टिक कैटल्स हैं या जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके लिए फूड के पर्पस के लिए। और इसके अलावा जो है जैसे आप ये माने उनकी जो हाउसेस होते हैं उनको भी इसी के थ्रू बनाते हैं। तो बहुत मायने में जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वो फॉरेस्ट को मैनेज भी करते हैं। जैसे अब मान लो कि उनके पास जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है वो ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, लाइक गॉड्स को लेके जाते हैं। अगर वो डेली जो है एक ही एरिया में जो है ग्रेजिंग करते रहेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? वो फॉरेस्ट एरिया की जो भी श्रब्स वगैरह है वो सारी सारी खत्म हो जाएंगी, वहां पे सोइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो मतलब वो उसको मैनेज भी करके रखते हैं। काफी सारे ऐसे एरिया जहाँ पे ट्राइबल जो है उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं एरियाज को, ताकि जो बाहर वाले लोग हैं वो वहां पे पोचिंग वगैरह ना कर पाए। तो उनका काफी बड़ा रोल माना जाता है क्योंकि उनकी डेली लाइफ ही इसके साथ कंसर्न्ड होती है। वो इसको मैनेज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वही पोचिंग करने लग जाए, मान लो वही उनको बहुत लार्ज स्केल पे खत्म करने लग जाए वाइल्ड एनिमल्स को अपने फूड पर्पस के लिए, तो भी उनका वो अपना ही रिसोर्स खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली वो अपनी जो है लकड़ी के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, कैटल्स के लिए, इन सारे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वो प्रॉपरली मैनेज करके चलते हैं। लेकिन कई बार दिक्कत हो जाती है जब मिसमैनेजमेंट हो जाती है इनकी, तो
वहां पे फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिटीरियोरेट होना जो है स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बहुत बड़ा रोल है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, क्योंकि जो भी ट्रीज वहां ग्रो किए जाएंगे, हर साल जो है प्लांटेशन होती है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। किस तरह के ट्रीज वो वहां पे ग्रो करेगा, कब कब वो प्लांटेशन करता है, फॉरेस्ट एरिया की क्लीनिंग वो कब कब करता है, किन ट्रीज को लार्ज स्केल पे दे रहा है, क्या उनके रिवर्स में वहां पे कुछ ग्रो भी कर पा रहा है, क्या उस पूरे फॉरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, वहां की वाइल्ड लाइफ को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो ये सारा का सारा किसके अंडर होता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वहां पे अवेयर हो तो जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को वहां पे कंजर्व प्रोटेक्ट रखा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्रियलिस्ट का भी इनडायरेक्ट बहुत बड़ा रोल है। इंडस्ट्रीज में जिस चीज की डिमांड होगी वो डिमांड जो है वो पूरी करनी पड़ती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी करता है। और कई बार जो है इलीगली बहुत सारे एनिमल्स की स्किन का यूज किया जाता है। आजकल जो है जो स्नेक की स्किन है उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत सारे जो है थिंग्स जैसे पर्सेस वगैरह बनाने में, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की जो है ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको जो है जो लेदर वगैरह बनाने के लिए उनकी स्किन का यूज किया जाता है। तो ये गलत है। जो इंडस्ट्रीज है उनका बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे कि वो फॉरेस्ट से किस की डिमांड कर रही हैं, वेदर दैट इज लीगल और दैट इज इलीगल और दैट इज एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्स, ये चीज डिपेंड करती है। और लास्ट, इनको फॉरेस्ट से वैसे कुछ नहीं चाहिए। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ये वो लोग होते हैं कि जो अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट ये लोग खड़े हो जाते हैं, वर्क करते हैं और ज्वाइंटली उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दैट आर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। आपने काफी ज्यादा इनके बारे में पढ़ा भी होगा कि ये वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट किस तरह से काम करते हैं। सुना हुआ होगा आपने सभी ने, अमृता देवी बिश्नोई का नाम आता है। चिपको आंदोलन में बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम वहां पे आता है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे हमारे वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं जिनके ज्वाइंट एफर्ट्स, या हमारी बहुत सारी रिवर्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो है एक्टिविस्ट जो है इस तरह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हैं। अब हम फॉरेस्ट की बात करें तो जो फॉरेस्ट है उसमें कौन से ट्रीज की प्लांटेशन की जाती है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि हम बात करें कि पहले टाइम में बहुत बड़ा चेंज, जो हमारी नेचुरल जो हमारी डाइवर्सिटी थी प्लांट्स की, उसको बहुत ज्यादा चेंज किया गया ब्रिटिशर्स के टाइम पे। क्या चेंज किया गया वहां पे सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वहां पे बहुत ज्यादा प्लांटेशन कुछ ट्रीज की ज्यादा उन्होंने प्रमोट की। जैसे कि पाइन, टीक, यूकलिप्टस, ये पेड़ जो थे इनकी जो है प्लांटेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। इसको मोनोकल्चर कहते हैं कि जिसमें हम एक किसी स्पीशीज एक तरह के प्लांट की प्लांटेशन को ज्यादा प्रमोट करें। तो इससे क्या हुआ कि उन फॉरेस्ट की जो डाइवर्सिटी थी वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई, क्योंकि वहां पे जो नेचुरल वहां के ट्रीज थे वो ग्रो नहीं किए जा रहे थे और इन्हीं की प्लांटेशन के ऊपर ज्यादा एफर्ट दिया जा रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे बहुत बड़े बड़े जो हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी थे वो धीरे 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 एक्सप्लॉइट होके उनमें जो उनका एरिया है कम होता जा रहा है। अब क्या होते हैं बेटा ये हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लास्ट टॉपिक है आज का। हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये वो एरियाज हैं जहां पे वाइड वैरायटी ऑफ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंडाइजिनस स्पीशीज प्रेजेंट हैं, बहुत ही ज्यादा, और जो कि बहुत ही बड़े स्केल पे एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं। जहां पे हमारी इंडाइजिनस स्पीशीज इतनी ज्यादा हैं, हाई डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, और जो कि आज थ्रेटन हो चुके हैं, जिनका नंबर एक फास्ट रेट पे डिक्लाइन करता जा रहा है, उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक काफी पहले एक जो है हॉटस्पॉट जो है वो डिफाइन किए गए थे पूरे वर्ल्ड में कि कहाँ कहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो मेयर ने इन 1988
सबसे पहले इन्होंने 12 हॉटस्पॉट किए, फिर इन्होंने 14 जो है हॉटस्पॉट्स जो है डिफाइन किए, लेकिन आज जो हॉटस्पॉट्स का नंबर है दैट इज अराउंड 34. ऑल ओवर द वर्ल्ड 34 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, जिनमें से जो है 15 जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, 5 मेडिटेरेनियन है और 9 जो है आइलैंड्स हैं. इसमें जो है 15 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं और इसमें से जो 5 हैं वो मेडिटेरेनियन है और इसमें से जो 9 है वो आइलैंड्स हैं. आज जो हमारे पास बचे हैं वो ये हैं. 34 में से जो आज हमारे पास हैं वो हमारे पास जो है 30 और 30, ठीक है. आज हमारे पास प्रेजेंटली जो हैं वो यही बचे हैं लास्ट में. 34 में से भी आज हमारे पास जो प्रेजेंटली हैं वो ये हैं. अब इंडिया की बात करें, इंडिया में हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो हमारे 3 हॉटस्पॉट हैं जो इंडिया में है. सबसे पहले इसमें आता है इंडो बर्मा, भूटान और म्यांमार. इंडो बर्मा रीजन, भूटान का कुछ पार्ट है और म्यांमार का कुछ पार्ट जो हमारे साथ अटैच होता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया हम काट के नहीं कह सकते, इंडिया अटैच्ड है. ये जैसे इसका जो है बर्मा के साथ कुछ पार्ट अटैच्ड है, कुछ भूटान के साथ अटैच्ड है, कुछ म्यांमार के साथ अटैच्ड है. पूरा रेंज को ही कंबाइन हम नाम लेके चलते हैं. इसके अलावा हिमालयस ये पहला है, दूसरा आ जाता है हिमालयस. आपको भी पता है हिमालयस में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जो है देखने को मिलती है. इसके अलावा है वेस्टर्न घाट्स. तो ये हमारे हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, जहां पे बहुत इंडिजिनस स्पीशीज बहुत लार्ज नंबर पे प्रेजेंट हैं, बट इनके जो है एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा फास्ट रेट पे होते जा रहे हैं. ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो इनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. तो आज जो कल मैं आपकी क्लास लूंगी तो उसमें डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, जिसमें हम अमृता देवी बिश्नोई, चिपको आंदोलन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के बारे में डिटेल से करेंगे.